क्वेश्चन नंबर 15 रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। ठीक, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें मंथ्स गिवन है, फोरकास्टेड डिमांड है और प्रोडक्शन डे। अब हम इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर आप देखो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमें इस क्वेश्चन में क्या दी गई है। इस क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर ए चार्ट फॉर शोइंग द डेली डिमांड रिक्वायरमेंट। डेली डिमांड रिक्वायरमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपका जो भी फोरकास्टेड डिमांड है, ठीक है, प्रोडक्शन डेज दिए हुए हैं, ये इतने दिन का डिमांड है, इतने प्रोडक्शन डेज का है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो डेली डिमांड आपका जो है यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका आंसर देते हैं, जो भी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसका आंसर निकालते हैं। तो ये सारा आपको दिया हुआ है। फर्स्ट हमें आंसर कैसे निकालना है, आप टेबल बना लेंगे। हमें डेली डिमांड निकालनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 220 को डिवाइड कर देंगे 22, ठीक है। तो हमारा डेली डिमांड रिक्वायरमेंट जो भी हमें पूछा गया है, 220 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, प्रोडक्शन डे से। तो इसको डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। ऐसे ही आप 90 को 18 से डिवाइड कर देंगे। 90 को 18 से डिवाइड करने पर आपका क्या आ जाता है, आपका 5 आ जाता है, ठीक है। फिर आप 10 को 21 से करेंगे तो ये भी हमारा 10 आएगा। फिर 396 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 22 से, तो आपका 18 आ जाएगा। एंड सो ऑन। आप सारी डिमांड लिख लेंगे, जो भी डिमांड आपकी आएगी सभी को डिवाइड करके आप एक बार लिख लीजिए। तो ये आपका डेली डिमांड निकल गया, जो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट था। अब देखते हैं कि सेकंड वो हमसे क्या पूछ रहा है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें कहते हैं डिटरमाइन द प्रोडक्शन रेट रिक्वायर्ड टू मीट एवरेज डिमांड। ठीक है, एवरेज डिमांड मीट करने के लिए क्या प्रोडक्शन रेट होना चाहिए। देखो, एवरेज डिमांड मीट करने के लिए रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट, तो इट मीन्स कि आपका एवरेज डिमांड, मुझे बताओ कि आपका एवरेज डिमांड कैसे निकलता है। एवरेज डिमांड हमारा कैसे निकलेगा, जो भी आपका टोटल डिमांड होगा, जो भी आपका टोटल डिमांड देख लो कितना है आपका, उसको डिवाइड कर दो वो जितने पीरियड के लिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ डेज है तो नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मंथ्स हैं तो नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ क्वार्टर्स हैं तो नंबर ऑफ क्वार्टर से डिवाइड कर दो। अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ डेज दिए, प्रोडक्शन डेज साथ में दिए हैं ना। तो आपको एवरेज डिमांड क्या कैसे निकालना है, जो भी आपका समीशन होगा डिमांड का उसको डिवाइड कर दो समीशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा एवरेज डिमांड पर डे, और वही हमारा प्रोडक्शन रेट होगा। तो कैसे हमने निकालना है, तो हमने जो भी हमारा डिमांड है, टोटल डिमांड, हमारा टोटल डिमांड कितना है, हमारा टोटल डिमांड 3500 है, 3500, और टोटल डेज हमारे कितने हैं, टोटल डेज आप कर लो, टोटल डेज यहाँ पर निकाल लो, ये टोटल डेज आ गए 250। क्वेश्चन में कैसे किया हुआ है, उसने क्यूमुलेटिव डिमांड दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव डेज दिया है, करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एवरेज डिमांड, जहाँ एवरेज रिक्वायरमेंट कैसे निकालोगे, जो भी आपका टोटल डिमांड होगा, जो भी आपका टोटल डिमांड होगा, ठीक है, उसको आप नंबर ऑफ डेज से जो है वो डिवाइड करोगे। तो ये आपका आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय 250, तो कितना आ गया, एक बार देखिए आपका कितना आ रहा है। दिस इज 14 यूनिट्स पर डे, ये है आपका 14 यूनिट्स पर डे का डिमांड है। तो यही हमारा प्रोडक्शन रेट होना चाहिए। हमें 14 यूनिट्स पर डे जो है प्रोडक्शन रेट रखना पड़ेगा, तभी हमारा एवरेज डिमांड जो है पर डे का वो सेटिस्फाई हो पाएगा। तो दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट। अब हम इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, कि डिटरमाइन, क्या बोल रहा है वो हमें, कि डिटरमाइन द मंथली इन्वेंट्री बैलेंस रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्लान विद कांस्टेंट वर्कफोर्स, नो आइडल टाइम, नो बैक ऑर्डर, नो यूज ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, नो कैपेसिटी। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि वो हमें कह रहा है कि आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, आपको इन्वेंट्री ऐसे मेंटेन करनी है कि हमें एक्स्ट्रा वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट ना पड़े, ना हमारे बैक ऑर्डर हो, मीन्स जब ऑर्डर आ रहा है तो हम उसको सेटिस्फाई कर पाएँ, एंड
कोई भी यूनिट हम सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और कोई कैपेसिटी का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो जैसे आपने इसके लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा कि आप जो है इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करते थे, जितना प्रोडक्शन था जितना डिमांड था वहाँ कैसे किया था, क्यूमुलेटिव दोनों लिया था आपने, दोनों का डिफरेंस जो मैक्सिमम डिफरेंस था उतना इन्वेंट्री हम मेंटेन करते थे। ठीक है, इसमें भी आप सेम कर सकते हो, जहाँ आप क्या कर सकते हो कि आप डेली जो भी एक मंथ का देख लो कि कितना प्रोडक्शन कर रहे हो और कितना डिमांड। अब प्रोडक्शन कितना करना है कैसे पता चलता है कि जो भी आपका ऑन एंड एवरेज डिमांड है ना, जैसे अभी हमने निकाला कि 14 यूनिट्स पर डे है, तो 14 यूनिट्स पर डे है तो जनवरी में कितने प्रोडक्शन डेज हैं, 14 इंटू 22 कर दोगे तो जो भी आपका प्रोडक्शन है वो जनवरी का प्रोडक्शन आ जाएगा। मीन्स आपको एवरेज निकालना होता है, तो हमने एवरेज ऑलरेडी निकाल रखा है, 14 यूनिट्स पर डे निकाल रखा है। अगर यहाँ पर जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, क्वार्टर्स थे, ठीक है, तो हमने क्या किया था, टोटल डिमांड करके नंबर ऑफ क्वार्टर्स को क्या कर दिया था, उससे डिवाइड कर दिया था, जो भी आया था ऑन एंड एवरेज डिमांड पर क्वार्टर वही हमने पर क्वार्टर जो है प्रोडक्शन किया था। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन डेज दिए हुए हैं, इसलिए आप यूनिट्स पर डे, एवरेज डिमांड यूनिट्स पर डे निकालोगे, उसको उस प्रोडक्शन डेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्शन उस मंथ का आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन जो दिया और इस क्वेश्चन में जो प्रोडक्शन आपने निकालना है ऑन एंड एवरेज, सिर्फ उसमें डिफरेंस है, आप एक बार चेक करेंगे उसको। तो हमें कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना है, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें प्रोडक्शन कैसे करना। वो 14 पर यूनिट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 14 पर यूनिट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है, जो 14 पर यूनिट हमारा आ गया। अब उतना ही हम जो है प्रोडक्शन 14 पर यूनिट लेके करेंगे। तो कैसे यहाँ पर किया है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर उसने कैसे किया है कि जो 14 है, जितने भी जनवरी में डेज हैं 22, उसका जो भी टोटल आया 308, ऐसे ही फरवरीज में कितने डेज हैं, आपके फरवरीज में कितने डेज उसने दिए हुए हैं, आप एक बार क्वेश्चन में चेक कर लें। फरवरीज में 18 दिए हुए हैं, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 18, तो जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे एंड सो ऑन। सभी मंथ्स का आप जो है वो प्रोडक्शन निकाल लेंगे। आपको फोरकास्टेड डिमांड तो ऑलरेडी गिवन है, फिर आपको सिर्फ इन्वेंट्री चेंज, यहाँ आप क्या कर सकते हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसका भी क्यूमुलेटिव कर लो, इसका भी क्यूमुलेटिव कर लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा उतना इन्वेंट्री मेंटेन करना। यहाँ पर क्या करेंगे, आप एवरी मंथ का चेंज देख लो कितना है, ठीक है, तो मैक्सिमम चेंज क्या है उसको आप जो भी चेंज है उसको क्यूमुलेटिव कर देना, तो मैक्सिमम चेंज आ जाएगा उतना इन्वेंट्री। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, राइट। तो चलिए करते हैं हम। आपने ये सारा प्रोडक्शन लिख लिया, आपने फोरकास्टेड डिमांड भी लिख लिया, अब आप इन्वेंट्री चेंज लिखेंगे कि इन्वेंट्री चेंज आपका कितना आ रहा है। देखो जनवरी में हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं 308, लेकिन जनवरी में हमारी डिमांड कितनी है, हमारी डिमांड है 220, तो इट मीन्स कि डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारे पास इन्वेंट्री बच जाएगा। तो हमारे पास कितना इन्वेंट्री बचेगा 88 यूनिट्स का। ऐसे ही 252 फरवरी में हो रही है, लेकिन डिमांड तो सिर्फ 90 की है, तो कितना बच जाएगा 162। आप कैलकुलेटर से करके देखें। 294 प्रोडक्शन है, लेकिन डिमांड सिर्फ 210 का है, अभी भी प्रोडक्शन हमारे पास जो है एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बचेगी 84। ये मंथ की जो है वो इन्वेंट्री बच रही है, मींस एवरी मंथ का हम चेंज बता रहे हैं। फिर अगर आप अप्रैल में जाते हो तो वहाँ पर आपका फोरकास्ट डिमांड ज़्यादा है, बट उस मंथ में प्रोडक्शन कम हो रही है, तो आपका जो है नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज -88। अब सो ऑन सभी मंथ्स का लिख दोगे। ये सिर्फ मंथली चेंज है कि हर मंथ में कितना इन्वेंट्री हमारे पास ज़्यादा हो रहा है या कितना इन्वेंट्री हमारे पास कम हो रहा है। तो ये सभी मंथ्स का आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जून तक मैंने आप लिख दिया है, उसके बाद जुलाई, अगस्त, बाकी नीचे चला गया, मैं इसी पे ही लिख देती हूँ। फिर यहाँ पर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर सभी का यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रोडक्शन लिख दीजिए और यहाँ पर डिमांड लिख दीजिए। तो हमारा अगस्त तक का लिखा हुआ है, मैं सितंबर का लिख देती हूँ। सितंबर का 280 और 200 है, 280 एंड 200 है। और आपका अक्टूबर का 322 और 150 है, 115 है।
और नवंबर का आपका है 266 और 95, 266 और 95 एंड दिसंबर का आपका है 280 और 260, 280 और 260। अब इनका भी चेंज आप लिख देंगे। आप अगर जुलाई में थोड़ा सा देखें तो जुलाई में आपका 378 आपका डिमांड है, बट आपका प्रोडक्शन जो है वो कम है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आपका जुलाई में आएगा। तो कितना नेगेटिव आपका हो गया जुलाई में? -84। तो यहाँ पर हम -84 जो है मंथली चेंज लिख देंगे। एंड अगस्त में आप देखें तो डिमांड कम है बट प्रोडक्शन ज़्यादा है। एंड सितंबर में भी आपका डिमांड कम है लेकिन जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। और 207 आपने सबका जो चेंज है एवरी मंथ का चेंज, सिर्फ ये एवरी मंथ का चेंज है। टोटल चेंज कितना है वो कैसे देखेंगे आप? सब सारी की सारी डिमांड जो है, सारी की सारी जो चेंजेस है उसको क्या कर लोगे? क्यूमुलेटिव कर लोगे। अब 88, थोड़ा सा ध्यान से देखो, 88 जनवरी के एंड तक मेरे पास स्टॉक बचा है। नेक्स्ट मंथ कितना स्टॉक बचा? 162। तो इट मीन्स के फरवरी एंड तक मेरे पास टोटल स्टॉक कितना होगा? 162 प्लस 88 कर दूंगी, इन दोनों को प्लस कर दूंगी। 2 मिनट, इन दोनों को अगर जनवरी के एंड तक देखूं तो जनवरी के एंड तक तो मेरे पास 88 ही यूनिट्स है, बट फरवरी के एंड तक 88 प्लस जो एक्स्ट्रा यूनिट फरवरी के थे 162, उन दोनों को प्लस कर दूंगी। इन दोनों को प्लस करके मेरे पास कितना आ जाएगा? 250। अब फरवरी एंड तक मेरे पास 250 यूनिट्स थे, फिर मार्च में मेरे पास 84 और यूनिट्स एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ तक हमारे पास 334 हो गए। बट जैसे मैं अप्रैल में गई, अप्रैल में कम यूनिट्स थे तो इसमें से कंज्यूम हो गए होंगे। कितने एक्स्ट्रा यूनिट इसमें से कंज्यूम हो गए होंगे? 88 334 में से कंज्यूम हो गए होंगे, तो मेरे पास कितना बचा होगा? 246। फिर 246 में से 308, अब मेरा जो स्टॉक है वो नेगेटिव में चला गया होगा इस मंथ में। फिर नेक्स्ट मंथ में और नेगेटिव चला गया होगा -482। अब हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट मंथ्स का भी, ये -482 है, -482 में -84 और करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? -566। फिर पॉजिटिव है, मीन्स माइनस ये यहाँ से क्या हो जाएगा? अब पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर तो पॉजिटिव है फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास कितना आ गया? -398। फिर हमारे पास कितना आ गया? -191। फिर पॉजिटिव है, थोड़ा सा रह गया 20, और यहाँ तक आते आते 0 हो गया। क्योंकि ऑन एंड देखो ये 0 होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि जो मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, जो मुझे ऑन एंड एवरेज डेली डिमांड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रोडक्शन है। देखो एंड में सारे यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे, बट किसी किसी मंथ में नेगेटिव मींस बैक ऑर्डर्स हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि बैक ऑर्डर्स हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बिगनिंग में ही कुछ इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट कि हम सारे ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाएँ। तो कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा? आप देखो कि किस मंथ में मैक्सिमम कितना जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो मैक्सिमम वाला लेंगे तो बाकी तो कवर अप हो ही जाएंगे। तो मैक्सिमम नेगेटिव हमारा कितना है? 566 यूनिट। तो आप इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करेंगे? 566 यूनिट्स आप इन्वेंट्री को मेंटेन करेंगे बिगनिंग में। तो यहाँ पर एंडिंग बैलेंस अब हम एडजस्ट करेंगे। हम बिगनिंग में अपना इन्वेंट्री कितना रखेंगे? हम अपना इन्वेंट्री रखेंगे 566 यूनिट्स। मुझे बताइए, अगर 566 यूनिट जनवरी के बिगनिंग में मेरे पास यूनिट्स हैं, तो और यूनिट्स कितने आए? 88। तो 566 यहाँ पर छोटे छोटे करके लिख देती हूँ, 566 प्लस 88, मेरे पास जनवरी के एंड तक टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 654, राइट। ऐसे ही 654 मेरे पास जनवरी के एंड तक थे। फरवरी में और यूनिट आए कितने? 162। तो और कितना हो जाएगा? 654 प्लस 162 इक्वल्स टू मेरे पास कितना हो जाएगा? 816। एंड 860 में फिर मैं 84 ऐड करूंगी तो मेरे पास कितने यूनिट्स हो जाएंगे? 900। अब 900 में से -88 जाएगा तो मेरे पास कितने यूनिट्स बच जाएंगे? 812। 812 में से फिर माइनस करूंगी 308 तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 504, राइट।
और 504 में से फिर मैं 420 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितने यूनिट्स बच जाएंगे 84। तो यहाँ पर कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा क्योंकि मोस्ट नेगेटिव हमने इन्वेंट्री रख लिया है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा और एंड में आपका जो बैलेंस बचेगा वो यही बचेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा यूनिट रखे थे, पहले 0 बच रहा था, ये एक्स्ट्रा यूनिट है तो इन्वेंट्री एंड में 566 ही बचेगा आपका। तो आप नीचे चले जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद जो जुलाई है, जुलाई के एंड में आपके पास 84 यूनिट्स बचे थे, ये -84 है, तो अब हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो है और एक्स्ट्रा यूनिट अब कितने आ गए आपके पास 88। फिर आपके पास एक्स्ट्रा यूनिट कितने आ गए 80। 88 में 80 प्लस कर लीजिए तो 168 आ गया आपका, ठीक है। तो 168 लिख देंगे। 168 में 207 आप प्लस कर दीजिए तो आपके पास आ गया 375। 375 में आप 171 को प्लस कर दीजिए तो आपके पास कितना आ गया 546 एंड में ऑब्वियसली आपके पास यूनिट तो इतने ही बचेंगे 566। सो 566 यूनिट रखेंगे तो इन्वेंट्री मेंटेन करने से हमारा ना कोई बैक ऑर्डर होगा, ना हमें सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ना हमें कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ना ही हमें वर्क फोर्स को इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये हमने अपना थर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका आंसर कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है वो। आइए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। हाँ, कहते द फर्म हैज़ डिटरमाइंड दैट टू फॉलो ए प्लान ऑफ मीटिंग डिमांड बाय वेरिंग द साइज ऑफ द वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी। ओके, वो प्लान बना रहे हैं कि वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करते हैं। देन पुट रिजल्ट इन हायरिंग एंड ले ऑफ कास्ट एस्टिमेटेड एट 12,000। अगर हम अपनी डिमांड को मीट करते हैं ना कि हम कुछ वर्कफोर्स को हायर करते हैं जब ज़्यादा डिमांड है, फायर करते हैं जब कम डिमांड है, तो हमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है ना उसके लिए तो वो पड़ रहा है 12,000 तक। तो ये तो ऑलरेडी दिया है, लास्ट क्वेश्चन में ये कैलकुलेट हमने किया था, अब तो गिवन है तो मज़े आ गए, 12,000 तो गिवन ही है। इफ़ द यूनिट कॉस्ट इज 100, अगर आपका यूनिट कॉस्ट ₹100 है ईच टू प्रोड्यूस, कैरिंग कॉस्ट जो है पर ईयर आपका 20% है ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। इट मीन्स कि कैरिंग कॉस्ट EBQ में पड़ा 20%, अगर आपका जो है एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू का है तो 20% का मतलब कितना, 20% मीन्स 100 का करेंगे, मीन्स 20 पर यूनिट। और किसका करना है, एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। अब एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कि कितनी आपका एवरेज इन्वेंट्री होगा। एंड स्टोरेज कॉस्ट, और साथ में और स्टोरेज कॉस्ट लगेगी बेस्ड अपॉन मैक्सिमम इन्वेंट्री, जितनी आपकी मैक्सिमम इन्वेंट्री कभी रही होगी, ठीक है, उसके बेस पर जो है आपका स्टोरेज कॉस्ट लगेगा R.90 पर यूनिट, विच प्लान रिजल्ट इन द लोअर कॉस्ट। अच्छा, किस प्लान से हमें लोअर, अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो बताना है, अगर हम वर्क फोर्स को हायर फायर करते हैं तो बताना है कि दोनों में से कौन सा प्लान बेटर है। वर्क फोर्स को हायर फायर करते हैं तो हमें पता है कि 12,000 पड़ेगा, लेकिन अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, अभी जो लास्ट रिक्वायरमेंट थी उसमें हमने ये तो देख लिया कि इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए हमें 566 से बिगनिंग में रखने पड़ेंगे यूनिट्स, ठीक है, लेकिन उसका कॉस्ट कितना आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि कहता है आपको इन्वेंट्री को कैरी करने का कॉस्ट कितना पड़ता है 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू, और प्लस और क्या पड़ता है कि जितनी मैक्सिमम इन्वेंट्री किसी भी मंथ में रही होगी ना उसको प्लस कर देना, कैसे 0.90 पर यूनिट। तो हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज इन्वेंट्री पता करना है कि एवरेज इन्वेंट्री हमारा कितना मेंटेन हो रहा है। तो एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे निकालोगे, जो अभी हमने रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट की है, अगर आप उसको उसमें देखें तो जनवरी के एंड में मेरा कितना इन्वेंट्री होता है 654, फरवरी के एंड में 860, ये कंप्लीट मंथ की इन्वेंट्री है, ठीक है, 12 मंथ्स की ये इन्वेंट्री हमने जो है निकाल ली। आप इस पूरा का कंप्लीट का टोटल कर दो, अब इन सभी का टोटल कर दो, अगर आप इस सभी का टोटल कर देंगे, ठीक है, टोटल करने के बाद जो भी आएगा, जो भी अमाउंट इसका आएगा, क्योंकि यही तो इन्वेंट्री है जो एवरी मंथ हम मेंटेन कर रहे हैं, जो भी आपका टोटल आएगा ये कितने मंथ्स का है, 12 मंथ्स का, तो 1 मंथ का कितना होगा उसको 12 से डिवाइड कर देना, मीन्स ऑन एंड एवरेज आप उतनी इन्वेंट्री मेंटेन करते हो। तो जब हम इन सभी को प्लस करते हैं तो हमारा जो टोटल आएगा, टोटल आप देख लो आपका 5513 आएगा, ये आप करके देख लेना, ये आपका 5513 आएगा,
राइट। तो 5513 एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालनी है आपने? एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए आपको आप क्या करेंगे, जो भी आपकी टोटल इन्वेंट्री मेंटेन की है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। तो आप 5513 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका 459 आएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री आपकी 460 यूनिट्स पर मंथ हो जाएगी। ठीक है, ये 460 आ जाएगा। अब आपको टोटल देखना है कि आपको ऑन एंड एवरेज आप इतनी मेंटेन करते हो। ठीक है, तो अब आपको इन वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आ जाइए नीचे। तो आपको क्या करना है, इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालनी है? कैरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जो है आपकी कितनी है, जो भी एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू जो है उसका 20%। ठीक है, तो इसके लिए आपने एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी निकल गई? एवरेज इन्वेंट्री निकली है 460। ऑन एंड एवरेज हम एवरी मंथ 460 मीन्स मेंटेन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20% उसका। 20% ऑफ मीन्स 100, मतलब आपको जो है पर यूनिट जो है वो 20 रुपीज़ पड़ते हैं। प्लस और क्या करना है, प्लस कहता कि आपको जो आपकी मैक्सिमम इन्वेंट्री रही होगी ना उसका 0.90 करना है, वो और एक आपका एलिमेंट ऐड हो जाएगा आपकी कैरिंग कॉस्ट में। अब मैक्सिमम इन्वेंट्री हमारी कितनी रही है वो आप ऊपर जाके चेक करो कि किसी भी मंथ मैक्सिमम इन्वेंट्री आपकी कितनी रही होगी। तो किसी भी मंथ हमारी मैक्सिमम इन्वेंट्री अगर हम चेक करते हैं तो मैक्सिमम हमारी इन्वेंट्री कितनी रही है? 900। तो 900 लेंगे आप, 900 को 0.90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 900 को मल्टीप्लाई कर दो, 0.90 पर यूनिट है। तो आप इस सभी को सॉल्व कर लो तो आप देखते हैं कि कितना आता है। 460 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपका आ गया 9200 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 0.90 आपने किया तो ये आ गया आपका 810। दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो ये हमारा अराउंड बन जाता है 10,010 रुपीज़। अब मुझे बताओ कि आपके लिए जो है आपके लिए बेटर प्लान कौन सा है? प्लान 2 में जहाँ पर हम वेरिंग करते हैं एम्प्लॉयमेंट जो ऑलरेडी हमें गिवन है दैट इज़ द 12,000, और जो हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं दैट इज़ द 10,010 रुपीज़। तो कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली हमारे लिए जो प्लान 1 जो है वो बेटर है। अगर हम दोनों प्लान्स को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि प्लान 1 इज़ लोअर। ठीक है, तो जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी उसमें उसका जो डेटा था थोड़ा बहुत वही आएगा जो ये थर्ड हमने निकाला उसका डेटा वहीं से आएगा जो सेकंड में हमने इन्वेंट्री जो मेंटेन की थी उसका कंप्लीट आप जो है प्लस कर देंगे, उसका एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू निकाल के कैरिंग कॉस्ट निकालना है और प्लस आपने क्या कर देना है उसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बताई हुई है उसको ऐड करके दोनों प्लान्स को कंपेयर करके आपने बता देना है कौन सा प्लान आपके लिए बेटर है। तो ये वाला भी आपका जो रिक्वायरमेंट है वो हमने कर लिया है। अब आगे देखते हैं आगे वो आपको क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हाँ लॉन्ग है बट अगर वो बीच में से कुछ भी पूछ लेता तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो एक आपको कोई ऑप्शन बीच में से पूछ सकता है। नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, ई ऑप्शन में देखते हैं कहता है सपोज द फर्म विशेस टू इन्वेस्टिगेट 2 अदर प्लान्स। अच्छा, कोई और अदर प्लान्स भी वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ए थर्ड प्लान क्या है? फर्स्ट प्लान क्या था? इन्वेंट्री वाला। सेकंड प्लान क्या था? हायर फायर कर दो। अब थर्ड प्लान बोल रहा है, कहता है थर्ड प्लान क्या है? इज टू प्रोड्यूस एट अ रेट ऑफ 10 यूनिट्स पर डे। अच्छा, हम जो प्रोडक्शन करेंगे 10 यूनिट्स पर डे करेंगे बट एवरेज डिमांड कितनी है? 14 यूनिट्स पर डे है ना, मतलब हम कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो है डिमांड फुलफिल नहीं होगा। तो कहता आप ऐसा करो, थर्ड प्लान हम क्या रख रहे हैं, आप प्रोडक्शन करो एक कांस्टेंट रेट पे 10 यूनिट्स पर डे करनी है एंड सब कॉन्ट्रैक्ट द एडिशनल रिक्वायरमेंट। ओके, जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो एट ₹107 पर यूनिट। देखो, अगर हम खुद बनाते हैं 100 तो हमें पड़ता ही पड़ता है, अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है? वहाँ लिखा था ना कि 100 पर यूनिट है हमारा कॉस्ट, बट अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट करें तो 107
जो है हमें पे करना पड़ता है। जब भी हम किसी ऑल्टरनेटिव्स को जो है वो चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हमेशा लिया जाता है। तो हमें एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा अगर हम किसी यूनिट को सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो 107 नहीं आप लेंगे, आप कंसिडरेशन में कितना लेंगे, 7 रुपीज़। ठीक है, 7 रुपीज़ पर यूनिट आप जो है कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट को यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें। तो 10 यूनिट्स हम करेंगे, 10 यूनिट्स पर डे बनाएंगे। ओके, अगर मैं वैसे ही आपको देखूँ ना बताऊँ तो कितना हमें सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप देखो कितने टोटल प्रोडक्शन डेज हैं हमारे टोटल प्रोडक्शन डेज हैं 250। अगर आप सारे प्रोडक्शन डेज को जो है वो प्लस कर लो, ठीक है, वो 250 है। और आपकी डिमांड कितनी है, सारी डिमांड को आप प्लस कर लो तो वो कितनी है, 3500, राइट। अगर आप प्रोड्यूस करते हो 10 यूनिट्स, थोड़ा सा मैं लिख दूं, अगर आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, आपका टोटल प्रोडक्शन डेज है 250, सारे प्रोडक्शन डेज तो दिए हैं, आप उसको प्लस कर लो। 10 यूनिट्स का आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन पर डे मीन्स आप मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर पाओगे, 2500 ही तो प्रोड्यूस कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी पूरी डिमांड को प्लस करोगे तो वो है 3500, वो है कितनी, 3500। तो मीन्स 3500 डिमांड है, 2500 जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो बचा कितना, 1000। तो 1000 यूनिट्स को आपको सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब कॉन्ट्रैक्ट करने पर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना पड़ रहा है, नॉट 107, ओनली इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो इंटू 7 करो तो 7000 आपको पड़ रहा है। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो ये मैं वैसे बताया जो उसने दिया हुआ था, बाकी हम देखेंगे कि ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं है। बाकी any cumulative inventory is carried forward at 20% carrying cost, no extra। अच्छा, जो स्टोरेज कॉस्ट दी हुई थी ना वो कि मैक्सिमम इन्वेंट्री का 90 कहता, वो नहीं लेना। इस ऑप्शन में आप 10 पर यूनिट जब बना रहे हो उस टाइम जो भी आपका एक्स्ट्रा इन्वेंट्री एक्यूमुलेट होता है अगर किसी मंथ में, तो उसकी कैरिंग कॉस्ट होगी 20%। ठीक है, आप मंथली देख लो कि कितना आपको इन्वेंट्री कॉस्ट पड़ रहा है, वो 20% होगा आपका। ओके, तो मीन्स एक तो 7000 ये रहेगा। ये एक तरह का कौन सा, ये प्योर स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी बताई है आपने, आपको मिक्स्ड स्ट्रैटेजी बताई है। इसमें उस स्ट्रैटेजी में वो क्या कह रहा है कि आप इन्वेंट्री भी मेंटेन करेंगे प्लस आप कुछ यूनिट्स को सब कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे। इन दोनों का प्लस करके जो आया वो इस प्लान का कॉस्ट होगा। तो मीन्स मुझे इन दोनों को निकालना पड़ेगा, फिर मुझे पता चलेगा कि इस प्लान का कॉस्ट कितना है। हमने इन्वेंट्री निकाली थी 14 पर यूनिट रख के, अब आप वैसे ही इन्वेंट्री निकालोगे 10 पर यूनिट रख के। ठीक है, और सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट तो निकल गई, वो तो मैंने बता दी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फोर्थ प्लान, ये तो थर्ड प्लान हो गया। पहला प्लान कौन सा था, इन्वेंट्री मेंटेन कर लो सिर्फ। सेकंड प्लान क्या था, हायर फायर कर दो। थर्ड प्लान क्या था कि आप इन्वेंट्री भी मेंटेन कर लो और सब कॉन्ट्रैक्ट भी कर लो। अब फोर्थ प्लान एक और आ गया। द फोर्थ प्लान इज टू प्रोड्यूस ए स्टेडी रेट एट 10 यूनिट्स पर डे। ओके, वही कि कहता 10 यूनिट्स पर डे ही प्रोड्यूस करो, वो तो हम ऊपर ही निकाल लेंगे। यूज ओवर टाइम टू मीट द एडिशनल रिक्वायरमेंट एट ए प्रीमियम। अब प्रीमियम ही दिया है 10 पर यूनिट। अब देखो यहाँ प्रीमियम दिया था, यहाँ टोटल दिया था। प्रीमियम मीन्स अगर आप कहते हैं लेबर से ओवर टाइम करवाते हो ना, तो आपको 100 तो आपको देना ही देना है, बट ओवर टाइम करवाने पर आपको 10 पर यूनिट भी जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। मुझे बताओ कि अगर हमारी डिमांड 3500 है और 2500 इसके अकॉर्डिंग तो 10 यूनिट्स है ना, तो हमें 1000 ओवर टाइम में करवाने पड़ेंगे। और ओवर टाइम करवाने पर मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना देना पड़ रहा है, 10। ठीक है, अगर मैं वैसे भी देखूं तो जो हमारा थर्ड प्लान है और जो हमारा फोर्थ प्लान है, फोर्थ प्लान की कॉस्ट ज़्यादा ही तो आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये तो सिमिलर रहेगा। प्लस क्या होगा, इसमें सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इस वाले प्लान में प्लस क्या होगा, आपका ओवर टाइम। ओवर टाइम का प्रीमियम 10 जो है वो इसके प्रीमियम से ज़्यादा है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपके थर्ड प्लान से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। लेकिन इस रिक्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या निकालना है, मुझे इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है। बाकी तो आपका इजीली निकल जाएगा, जो भी आपके एक्स्ट्रा यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो तो निकल जाएगा। लेकिन मैं इन्वेंट्री कितनी मेंटेन कर रही हूँ वो आपको यहाँ पर जो है, और कितने मंथ के लिए वो इन्वेंट्री मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही, आप कह लो कि स्टार लगा लो इसके ऊपर। और ये, अरे लगा नहीं, हटो हटो हटो, दोबारा लगाते हैं, स्टार लगाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है, बहुत अलग है। तो देखते हैं इसको कैसे हमने करना है।
तो आइए, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा। आप 10 पर यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप देखेंगे कि आपको कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा। तो आ जाइए, ये है 10 पर। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं जो हमारा प्लान 3 है। ठीक है, अब प्लान 3 के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है कि आपको जो है प्रोडक्शन कितनी करनी है, आपको प्रोडक्शन करनी है 10 पर डे। तो आपके जनवरी में कितने डेज हैं, 22। ठीक है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके फरवरी में कितने डेज हैं, 18, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मार्च में कितने डेज हैं आपके, 21, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सो ऑन। ये सारा प्रोडक्शन आ गया। डिमांड तो आपको पता ही है, डिमांड तो आपको पता है, बस इन्वेंट्री चेंज आपको निकालना है। जैसे आपने पिछले उसमें किया था, वहाँ 14 लेके किया था, यहाँ 10 लेके इन्वेंट्री चेंज जो है यहाँ पर लिख दोगे। तो बताइए इन्वेंट्री चेंज कितना आएगा। प्रोडक्शन हो रही है 220, डिमांड भी कितनी है आपका 220, कोई चेंज मतलब यहाँ कोई इन्वेंट्री हमें जनवरी में नहीं कैरी करनी पड़ेगी। यहाँ प्रोडक्शन है आपका 180, डिमांड है 90, तो मुझे कितनी इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी, 90। 210 कोई इन्वेंट्री कैरी नहीं करनी पड़ेगी, राइट। 220 और 396, ये सारा मैं यहाँ से डेटा अब लिख देती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका -76। 2 मिनट, ये ना बीच में आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैं ये आ जा भाई, ये हटा देती हूँ। कितना आ गया आपका 176, बट क्या आएगा नेगेटिव में, राइट। फिर कितना है आपका, आप मंथली चेंज देख रहे हो, ये सारा मंथली चेंज है 220 और 616, राइट। तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ -396, राइट। फिर आपका कितना आएगा -500, फिर कितना आएगा -168, फिर आपका कितना 220 है, 220 0 आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ का भी आप देख लोगे, नेक्स्ट मंथ का भी देखोगे। फिर उसके बाद अगेन आपका यहाँ पर 220 है, 0 आ जाएगा। 200 है, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 230 और 115 है, अराउंड 115 ही आ जाएगा। 190 और 95 है, तो आपका 95 आ जाएगा। उसके बाद अच्छा ये एक नीचे चला गया, कोई नहीं, मैं यहीं लिख देती हूँ। दिसंबर मंथ, दिसंबर मंथ का है आपका 200 एंड 260 है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा -60, राइट। ये हो गया हमारा -60 हो गया। अब आपको अब इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करना है, बस यही सीखना है। और इस क्वेश्चन में ये समझ आ गया ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। बस अब थोड़ा सा जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, तो क्वेश्चन आपका एकदम से सॉल्व हो जाएगा। छोटा हो जा भाई, हाँ हो गया। देखो ध्यान से सुनना है। यहाँ पर जब आप प्योर एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, तो आप ये मानते हो कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते करते मतलब एवरी ईयर आपके जो कॉस्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप टोटल कॉस्ट निकालते हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो जब आप कहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमें पता है कि 1000 यूनिट्स ही सब कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप टोटल डिमांड देखो ना 3500 है, टोटल डेज देखो तो 250 है, तो एवरी डेज प्रोडक्शन डेज 10 आप यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो 2500, 1000 यूनिट्स ही तो सब कॉन्ट्रैक्ट करोगे। अब किस किस मंथ में करोगे वो अलग बात है, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्ट तब करोगे ना जब आपका नेगेटिव होगा। किसी किसी मंथ में तो देखो फालतू बच रहा है हमारे पास, तो वो इन्वेंट्री हमें उस मंथ में कैरी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप देखोगे कि भाई देखो जनवरी में हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक है, 0 इन्वेंट्री को हमें जो है कैरी करना है। बट जब हम फरवरी में आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जो फरवरी है ना, फरवरी में मुझे 90 यूनिट्स जो है वो एक्स्ट्रा मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो ये यूनिट जो 90 यूनिट्स है मुझे फरवरी मंथ में भी कैरी करने पड़ेंगे, मुझे मार्च मंथ में भी कैरी करने पड़ेंगे, लेकिन अप्रैल में नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ यूज़ हो जाएंगे। तो मीन्स ये 90 यूनिट्स जो हैं मुझे 2 मंथ्स तक कैरी करने पड़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। फिर वो यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद तो कोई पॉजिटिव है ही नहीं, कोई इन्वेंट्री नहीं आ रही। फिर
फिर क्या होता है कि अक्टूबर तक आते आते 115 यूनिट्स मेरे पास एक्स्ट्रा आते हैं। तो वो मुझे ये वाले यूनिट जो हैं 115 यूनिट्स जो हैं वो मुझे अक्टूबर में भी कैरी करने पड़ेंगे, अक्टूबर में भी और नवंबर में भी कैरी करने पड़ेंगे। लेकिन दिसंबर में जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो 115 टोटल यूज़ नहीं हो रहे। 115 में से भी 60 यूनिट सिर्फ यूज़ हो रहा है। तो 60 यूनिट्स अगर यूज़ हो रहा है तो जो 115 यूनिट्स हैं, मैं 115 यूनिट्स टोटल इसके 2 टुकड़े कर दूंगी, ठीक है। इसमें से 60 यूनिट्स जो होंगे वो तो सिर्फ मुझे 2 मंथ्स कैरी करने पड़ेंगे। 60 यूनिट्स तो मुझे 2 मंथ्स तक ही कैरी करने पड़ेंगे, लेकिन जो बाकी 55 यूनिट्स होंगे वो मुझे ईयर एंड तक कैरी करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तो नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा ना, तब इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे। ऐसे ही जो 95 फालतू यूनिट्स हो गए मेरे एक्स्ट्रा यूनिट है नवंबर में, वो तो कहीं भी यूज़ नहीं होंगे। मतलब ये 95 यूनिट्स भी आपको ईयर एंड तक कैरी करने पड़ेंगे। मतलब जब मतलब कि नया साल आएगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर आपका आएगा, तो उस टाइम तक हमारे पास एक 55 यूनिट्स होगा, एक 95 यूनिट्स होगा। ये 2 यूनिट्स होंगे, समझ रहे हो बात। एक क्या होगा 95, एक 55, मतलब 95 प्लस 55, तो ये 2 यूनिट्स मेरे पास हो जाएंगे। मतलब टोटल मेरे पास 150 यूनिट्स होंगे बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब ये बिगनिंग ऑफ द ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर का आप देखो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, पूरा आपको कंप्लीट देखना पड़ता है कि कितना टोटल कॉस्ट पड़ेगा। अब बिगनिंग ऑफ द ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर आप ये सारा बनाते हो तो बिगनिंग ऑफ द ईयर आपका 150 यूनिट्स जो है वो होंगे। वो कितने मंथ तक आपको जो है वो कैरी करने पड़ेंगे। 150 यूनिट्स जो हैं आपके बिगिनिंग है तो जनवरी में भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कैरी करना पड़ेगा, फरवरी में भी करना पड़ेगा, आपको मार्च में भी कैरी करना पड़ेगा, यहाँ तक आके यूटिलाइज होगा। तो आप जब इस प्लान को एक्सप्लेन करेंगे, पहले ही आप ये देख लो कि ईयर एंड तक आपको कितने यूनिट्स बचेंगे, फिर उन यूनिट्स को जो है बिगिनिंग में रख के फिर आपने इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी। ऐसे नहीं निकालनी, आप बिगिनिंग में उनको रखो फिर आप इन्वेंट्री कॉस्ट निकालोगे। अब कैसे निकालेंगे हम इन्वेंट्री कॉस्ट, समझ आ गई ना 150 यूनिट्स कैसे हैं। अब आप जो है टोटल आपको उस ईयर का इन्वेंट्री कॉस्ट कितना पड़ेगा, तब आपको जो है वो टोटल आपका निकलेगा। अब कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखो आपको कैसे निकालना है। यहाँ पर था 115, 95 और 60, ठीक है। इसके लिए सेपरेट टेबल बनाना है, मैं यहाँ पर पहले समझा रही हूँ। आपको 150 यूनिट्स जो है आपके ईयर के बिगिनिंग में होंगे, ठीक है। 150 यूनिट्स ईयर के बिगिनिंग में होंगे। उसका यूज़ ना तो जनवरी में होगा, ठीक है, ना उसका यूज़ फरवरी में होगा, ना उसका यूज़ मार्च में होगा, बट कहाँ होगा आपका यूज़, उसका यूज़ जो होगा वो आके अप्रैल में होगा, यहाँ पर आपका यूज़ होगा। तो मीन्स आप 150 यूनिट्स को कितने मंथ्स तक होल्ड करोगे, 3 मंथ्स तक होल्ड करोगे। फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे 90 यूनिट्स। अब 90 यूनिट्स जो हैं आपको फरवरी में भी होल्ड करने पड़ेंगे, मार्च में भी होल्ड करने पड़ेंगे, लेकिन अप्रैल में 2 मंथ्स तक तो होल्ड करने पड़ेंगे। बट यहाँ कितने एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए, इस 90 में से कितना एक्स्ट्रा आपको चाहिए। तो अगर हम देखें तो आपका 176 है ना, माइनस 150, आपको सिर्फ 26 ही तो चाहिए। मीन्स इस 90 में से 26 यूनिट आप कितने मंथ तक होल्ड करोगे, फेब और मार्च 2 मंथ्स तक होल्ड करोगे। प्लस और आपको कौन से यूनिट्स होल्ड करने पड़ेंगे, 90 में से माइनस 26, मतलब 90 के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। 26 जो 64 यूनिट है वो तो यहाँ आके यूटिलाइज होंगे ना, यहाँ पर आके यूटिलाइज होंगे। तो 64 इंटू मतलब 64 यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो वो 3 मंथ्स तक आप होल्ड करके रखोगे, वो 3 मंथ्स तक होल्ड करके रखोगे, राइट। ऐसे ही फिर तो कोई यूनिट्स नहीं है, फिर आपको कोई इन्वेंट्री नहीं है, सिर्फ ये इन्वेंट्री इतने मंथ्स तक होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है 115 में से भी 60 यूनिट्स तो आप 2 मंथ्स तक होल्ड करोगे। और जो आपका 55 यूनिट्स है वो ईयर एंड तक, मतलब कि 3 मंथ्स हो गया ना, आपका 3 मंथ्स हो गया, तो यहाँ पर आप 3 मंथ्स लिख दो। और ये 95 यूनिट्स कितने मंथ तक होल्ड करके रखोगे, 3 मंथ्स तक,
ठीक है। तो आपको ये मंथ्स निकालने कि कौन सा यूनिट आप कितने मंथ्स तक होल्ड करके रखोगे। फिर उसने आपको दिया हुआ है कि आपका कैरिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो एवरी मंथ का आपको कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट है क्या, कहता है 20% ऑफ व्हाट 100 है ना पर यूनिट कॉस्ट 100 का, मतलब आपका 20 जो कैरिंग कॉस्ट होता है ना 20 पर यूनिट, ये होता है आपका पूरे साल का 20 पर यूनिट है। तो हमने जो ये निकाला है, ये कैरी कर रहा है, वो तो मंथली कैरी कर रहा है ना। तो आप देखो कि 1 मंथ का कैरी करने का कॉस्ट कितना पड़ता है, तो 20 को आप डिवाइड कर दोगे 12 से, तो आपको जो कैरिंग कॉस्ट 20 डिवाइडेड बाय 12 जो 1.67 आएगा, वो पर यूनिट आएगा और पर मंथ आएगा। ये आपको कैलकुलेट करना है बस, पर मंथ। तो 150 यूनिट्स कितना को आपको पड़ रहा है मंथली, आपको कितना कैरिंग कॉस्ट पड़ रहा है पर मंथ 1.67, और कितने मंथ के लिए निकालना है 3 मंथ्स। ऐसे ही 26 आपका 1.67 कितने मंथ के लिए 2 मंथ्स के लिए, 64 कितने मंथ्स के लिए 3 मंथ्स के लिए। ऐसे ही आपका 60 आपका सभी को 1.67 से मल्टीप्लाई करके आप जो है 55 1.67 मल्टीप्लाई बाय 3 और 95 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 3 जो भी आएगा, दिस इज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि हम मंथ बाय मंथ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो रही है क्योंकि बाकी यूनिट हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही एक पॉइंट था जो आपको सीखना था, लेकिन इसको सीधा नहीं देखेंगे कि कितने मंथ के लिए कैरी करेंगे, क्योंकि ये जो आप जो भी प्लान बना रहे हो ये ईयर टू ईयर जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो आप देखेंगे कि फिर एंड में कितने यूनिट्स हैं उनको भी तो होल्ड करोगे ना, तो कितना कॉस्ट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखिए इसने कैसे सॉल्व किया हुआ है, एक बार चेक करेंगे। मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, 2 मिनट, यहाँ आ जाते हैं, अपनी बुक में आ जाइए। जो भी आपका थर्ड प्लान था, ये देखिए थर्ड प्लान, ये हमने सारा निकाल लिया था। ठीक है, इन्वेंट्री चेंज हमने निकाल लिया था। उसके बाद अब आपको मैंने बता दिया कि इनिशियल 150 कैसे आया। ठीक है, इनिशियल आपका 150 कैसे आया, तो 150 यूनिट्स आपको कब तक होल्ड करने के रखने हैं, अप्रैल तक, 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स का 1.67 के अकॉर्डिंग कितना आएगा वो आप जो है यहाँ पर निकाल देंगे। तो कैसे आएगा, कैसे निकाला था हमने, 150 इंटू 1.67 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए कितना आता है, 150 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये आपने निकाल देना, 1.67 ही लिखा है ना, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका 751 आ रहा है, 750 आप 751 लिख सकते हो, जो भी है। राइट, फिर आप 26 यूनिट्स कैसे बचे थे वो मैंने बता दिया था कि 90 के 2 टुकड़े होंगे, एक 26 होगा, एक 64 होगा। इसको 2 मंथ्स के लिए होल्ड करोगे, इसको 3 मंथ्स के लिए होल्ड करोगे। ठीक है, तो आपका कैसे आ जाएगा कि 26 मल्टीप्लाई बाय 167 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 167 और मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स का कितना आ जाएगा आपका, 86 पॉइंट समथिंग आया, तो 87 लिख दिया, एंड सो ऑन। ये आपका टोटल फिर आ जाएगा सभी मंथ्स का, जितनी देर तक आप जो यूनिट्स को होल्ड करते हैं। पहले आप देख लेना कि फरवरी के एक्स्ट्रा यूनिट कितने मंथ्स तक होल्ड किए, अक्टूबर के एक्स्ट्रा यूनिट कितने मंथ्स तक होल्ड किए, और नवंबर। सिर्फ यहाँ पर जो है आप उन्हीं मंथ्स का डेटा लिखोगे जब आपके पास एक्स्ट्रा यूनिट है। एक इनिशियल का लिख दोगे, एक फरवरी का, अक्टूबर का, नवंबर का, वो हमें ऊपर वाले डेटा से पता चल जाएगा। देन हमारी टोटल निकल गया कि हमें इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए कितना जो है वो कॉस्ट पड़ रहा है। अब इसमें प्लस कर देंगे आप सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी आएगी, जितनी आपकी टोटल डिमांड है, जितनी आपकी प्रोडक्शन है, वो माइनस करने पर आपका 1000 आ रहा है, और 1000 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम कितना दे रहे हो आप, 7, उसको ऐड कर देना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, नीचे आओ तो देखिए, ठीक है, ये 1000 यूनिट्स आप सब कॉन्ट्रैक्ट है, 7000 आ गया आपका 190। तो आपका इस प्लान के अकॉर्डिंग 8952 आंसर आ रहा है।
और नेक्स्ट का आप क्या पूछ रहा है कि इन्वेंट्री तो हमें उतनी मेंटेन करनी है, मतलब वो तो आंसर है हमारे पास 1952। फोर्थ प्लान में कह रहा है कि आपको इन्वेंट्री तो उतना ही मेंटेन करना है, बट अलॉन्ग विद दैट आप ओवर टाइम लगाओगे। कितना ओवर टाइम लगाना है? जो भी एक्स्ट्रा यूनिट होंगे जो हमें जो है इन्वेंट्री जो है सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वो 1000 ही होंगे। तो 1000 प्रीमियम कितना दिया हुआ है बुक में? देखो प्रीमियम दिया हुआ है 10 रुपीज़, तो आप 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो निकाल दोगे। तो यहीं पर निकाला हुआ है 1952, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है? 1000 इंटू 10। तो यहाँ पर जो प्लान के अकॉर्डिंग आपका, देखो मैंने क्या बताया था, ये इससे ज़्यादा ही आएगा, तो ये आया 11,952। तो अब सभी प्लान्स की जितनी कॉस्ट आई है, 2 प्लान्स हमारे प्योर स्ट्रैटेजी के थे। जो था पहला कि हम इन्वेंट्री को वेरी करें, जिसका आंसर हमारा 10,000 आया था। सेकंड प्लान था हमारा कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट को वेरी करें, जो ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, 12,000। थर्ड प्लान हमारा मिक्स स्ट्रैटेजी का था, जिसका आंसर ये आया। और फोर्थ प्लान आपका जो है वो भी मिक्स स्ट्रैटेजी का था, जिसमें ओवर टाइम और वेरी इन्वेंट्री थी। तो आप बता सकते हो कि कौन सा प्लान जो है वो बेटर है। तो इसमें जो थर्ड प्लान में इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए जो कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ वही ट्रिक है, बाकी तो ऑलरेडी आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें किया हुआ था। तो दिस इज़ अबाउट योर रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग का क्वेश्चन। तो बाकी नेक्स्ट क्लासेस में जो और न्यू क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।